हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बायनेंसी यानी उत्प्लावनता क्या होती थी है ये जाना था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि किस प्रकार से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ पानी में क्यों तैरता है और वो डूब क्यों जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडी का सिद्धांत। तो बेसिकली आपको क्या करना है इसमें, आपको एक कोई भी आप ले सकते हैं वस्तु, यहाँ पे हमने पत्थर लिया है, उसको आपको इलास्टिक से बांध देना है कुछ इस तरीके से। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है आपको, ठीक है, उसको लगा देना है। अब आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, आपको इलास्टिक को इस तरीके से पकड़ना है और जो इलास्टिक है उसका खिंचाव, ठीक है, खिंचाव देखेंगे। या आपके पास जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको आप इस तरीके से लटकाएंगे और देखेंगे कि वहां पे मेजरमेंट कितनी आ रही है, यानी कि उस पत्थर का वेट कितना आ रहा है या उस वस्तु का वेट कितना आ रहा है। अब आपको क्या करना है, एक बर्तन में पानी लेना है और इसको उसमें डुबोएंगे, इस तरीके से डुबोएंगे। फिर आपको क्या करना है, इलास्टिक को ऑब्जर्व करना है, जो इलास्टिक है उसको देखना है। या फिर जो स्प्रिंग बैलेंस लगाया गया है उसको देख। तो आप क्या देखेंगे कि जब हम पानी में इस वस्तु को या इस पत्थर को डुबोते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब हम पत्थर या उस वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो जो इलास्टिक है उसमें हमें कम खिंचाव देखने को मिलता, या फिर जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है उसमें आपको वेट कम देखने को मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है, लेकिन जब आप इसे पानी में रखते हैं तो पानी से क्या होता है, आप जानते हैं कि पानी में जब आप इसे डुबोते हैं तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है, एक ऊपर की तरफ बल लगता है जिसे आप बायंट फोर्स कहते हैं। और इस बायंट फोर्स के कारण जो है आपको खिंचाव कम दिख रहा है, या फिर जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है उसमें मेजरमेंट आपका कम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। You will find that the elongation of the string or the reading of the balance decreases as the stone is gradually lowered in the water. यानी जैसे जैसे करके आप स्टोन को, पत्थर को पानी के अंदर लाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो उसका वेट है वो आपको कम नजर या खिंचाव कम होता जाता है। However, no further change is observed when the stone gets fully immersed in the water. लेकिन जैसे ही आप पूरा का पूरा पत्थर को पानी में डुबो देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नजर नहीं आता। यानी कि धीरे धीरे करके जैसे आप पत्थर को पानी में डुबोते हैं तो उसका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जब वो पूर्णतया या पूरी तरीके से पूर्ण रूप से डूब चुका है उसके बाद आपको किसी भी तरीके का और उसका वेट में कमी नजर नहीं आती। आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती, तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की यानी कंक्लूजन की, यानी इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकला। We know that elongation produced in the string or the spring balance is due to the weight of the string. अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका इलास्टिक है, ठीक है, आपने इलास्टिक से पत्थर को बांधा है या किसी स्प्रिंग बैलेंस से उसे जोड़ा है,
तो उस पे जो आपको खिंचाव दिखता है, यानी जो इलास्टिक है उस पे जो खिंचाव दिखता है, या फिर जो स्प्रिंग बैलेंस है उस पे जो आपको रीडिंग दिखाई देती है, वो किसके कारण होती है? पत्थर के वेट के। ठीक है, पत्थर का जो भार है वो आपको उसमें नजर आए। ठीक है, since the extension decreases once the stone is lowered in water, it means that some force are act on the stone upward direction. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम पत्थर को पानी में अंदर डुबो, धीरे धीरे करके उसका वेट क्या होता है? कम होता जाता है। पत्थर का वेट, पत्थर का जो भार है वो कम होता जाता है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे बेसिकली ये पता चलता है कि वहां पे या जो पानी है उसके कारण या उस पर डुबाने पर कोई ऐसा बल लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो जो पत्थर का जो वेट है उसको वो कम कर। ठीक है, और ये कैसा है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, लंबवत है और किस तरफ है? ऊपर की। As a result, the net force on the string decreases and hence the elongation also decreases. अब इसके कारण, इस बल के कारण क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? आपका जो पत्थर है, पत्थर का वेट नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पत्थर है। ठीक है, इसका वेट क्या है? नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ। और जब हमने पानी में इसे डुबोया तो एक बल लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ है। अब क्या होता है? दोनों विपरीत दिशा में। ठीक है, दोनों की दिशा कैसी है? ऑपोजिट है। एक नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो जब इनका सम होगा तो क्या होगा? अगर हम इस वेट पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका वेट कम हो जाएगा। मान लीजिए इसका जो वेट आया है वो आपका 7 न्यूटन है, और नीचे से जो बल लग रहा है ऊपर की तरफ वो 2 न्यूटन है। तो जब हम इसे डुबो देंगे, इस पत्थर को पानी में डुबो देंगे, तो जो नेट वेट आएगा या जो भी मेजरमेंट आएगी वो आपकी 7 - 2 7 - 2 यानी 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को के विपरीत कार्य। तो इसीलिए, तो क्योंकि जो भार है वो नीचे की तरफ है और जो बल लग रहा है, जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो ऊपर की तरफ है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, क्योंकि दिशा क्या है? विपरीत है, तो जो इसका वेट आएगा या जो नेट वेट आएगा वो कम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है? ये जो अपवर्ड फोर्स जो यहाँ से पानी में इस पत्थर को रख के जो एक बल लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, इसी के कारण क्या हो रहा है? इलोंगेशन या जो खिंचाव है वो कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फोर्स ऑफ बायंसी यानी उत्प्लावन बल कहते हैं। हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, तो जब हम पत्थर को पानी में डुबोते हैं तो उस पे जो बल लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसके कारण पत्थर का भार कम हो रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तो अब हम आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है? जब भी आप किसी भी वस्तु को, कोई भी बॉडी है, उसे किसी भी फ्लूइड यानी किसी भी तरल में, तो अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है? जब भी कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसे आधा
या पूरा किसी तरल में डुबाया जाता है तो वो एक अपवर्ड फोर्स, ठीक है, एक ऐसा बल जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, उसे वो महसूस करता है। और ये जो बल होता है ये किसके बराबर होता है? ये उस फ्लूइड के, यानी वो जो तरल है, जब आप उसे डुबोगे तो क्या होगा, तरल जो है हटेगा, वहां से डिस्प्लेस होगा, उस जगह से हटेगा। तो जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट है, उसका जो भार है, उसके बराबर, ठीक है। यानी आपने क्या किया, आपके पास एक बर्तन था जिसमें क्या है, तरल, फ्लूइड। अब आपने क्या किया, इसमें एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, कोई भी वस्तु डाल दी। जब आप इसे आधा या पूरा इसमें डालेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, इतना ये पानी है, आपने ये डाला, पानी का जो लेवल है वो यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, लेवल इतना बढ़ गया। अब इस पे जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो किसके बराबर होगा, जितना फ्लूइड या जितना भी तरल यहाँ पे डिस्प्लेस, उसके वेट के या उसके भार के बराबर होगा। उतना ही यहाँ पे क्या है, बायएंड फोर्स या उत्प्लावन बल लगे। When a object, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equals to the weight of the fluid displaced by it. जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के क्या क्या उपयोग है, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, आप इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो जो आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इनका उपयोग हम जो है शिप्स को बनाने में करते हैं, ठीक है। जो आपके शिप्स हैं, आपके सबमरीन्स हैं, उनकी डिजाइनिंग करने के लिए, उनका डिजाइन बनाने के लिए, जो आपकी पनडुब्बियां हैं, आपकी जो भी शिप्स हैं, उनको बनाने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर में भी इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर जो है, जिसका उपयोग हम दूध की प्योरिटी या उसकी जो शुद्धता है उसे मापने में करते हैं, तो वो भी इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करें, जिससे हम लिक्विड या तरल की जो डेंसिटी होती है, उसका घनत्व जो है मापते हैं, तो वो भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही कार्य करते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है। पहला है, इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। पनडुब्बियों और जलयानों को जो है बनाने में इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, या जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। लैक्टोमीटर which are used to determine the purity of sample of milk. दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हाइड्रोमीटर used for determining density of liquid are based on this principle. हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो इसके साथ जो है आपका जो ये चैप्टर है, थ्योरी पार्ट, ही कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg। यानी आप क्या देखते हैं कि आपका जो द्रव्यमान है वो 42 किलोग्राम है किसी भी वेइंग मशीन में, ठीक है। इज योर मास मोर और लेस देन 42। तो आपको ये बताना है कि वास्तविक में या वास्तविक तौर पे आपका जो द्रव्यमान है वो 42 किलो से ज्यादा है या कम है। वजन तोलने वाली मशीन पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम पाते हैं, या आपका द्रव्यमान
42 किलोग्राम से अधिक है या कम। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि आप क्या एक मशीन में खड़े हुए और आपका वजन जो आया वो 42 किलोग्राम। तो वास्तविक तौर पे आपका जो द्रव्यमान है वो 42 किलो है या उससे कम। तो जब भी हम वेइंग मशीन की बात करते हैं, वजन तोलने वाली मशीन की बात करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि उसमें हम क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, यानी भार मेजर करते हैं। और आप ये जानते हैं कि जो भार है या वेट, जैसे कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने क्या बताया था कि जो आपका वेट होता है या भार होता है एक प्रकार का क्या है, बल है, फोर्स। भार क्या है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, बल कैसा बल है, जिस बल से जो है पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। अब वेट क्या होता है, द्रव्यमान गुणा जी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। m क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो जब भी हम वेइंग मशीन में या भार मापने की, जो वजन मापने की मशीन होती है, उसमें जो हमारा वेट आता है वो वास्तविक तौर पे हमारा द्रव्यमान नहीं, बल्कि वह बल होता है जिससे पृथ्वी वस्तु को या हमें अपनी तरफ आकर्षित करे। अगर हम अपने द्रव्यमान की बात करें यानी मास की बात, ठीक है, द्रव्यमान की बात करें या मास की बात करें, तो द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, जितना मैटर हमारी बॉडी में है, ठीक है, जितना पदार्थ हमारे शरीर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं वेट का जो फॉर्मूला है वो m इंटू जी है, यानी कि m यहाँ पे क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और जी गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली जो आपका द्रव्यमान है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुणा कर रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तब जाके आपका भार। तो यानी जो आपका द्रव्यमान है, ठीक है, जो द्रव्यमान है वो आपका कम है वेट, क्योंकि जब हम मशीन की बात करते हैं, वेइंग मशीन की बात कर रहे हैं, वजन तोलने की मशीन की बात कर रहे हैं, तो वो वेट को मेजर कर, और वेट क्या होता है, भार क्या होता है, वो प्रोडक्ट है, गुणनफल है मास यानी द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। तो यानी जो मास है वो क्या है, कम है, किससे, वेट। ठीक है, तो ये m इंटू जी होता है। तो यानी कि जो हमारा एक्चुअली जो द्रव्यमान है वो कम है, भार तोलने की मशीन में जो वैल्यू आ रही है, जो भी आपको वहाँ पे मास दिख रहा है उससे कम है। ठीक है, वास्तविक तौर पे हमारा जो द्रव्यमान है वो कम वेट। ठीक है, तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, A weighing machine measures the body weight and is calibrated to indicate the mass. अब अगर हम वेइंग मशीन या भार तोलने वाली मशीन की बात करें, तो ये क्या करती है, ये हमारे शरीर के वेट को, हमारे शरीर के भार को मापती है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये क्या नाप रही है, ये हमारा द्रव्यमान माप रही है। If we stand on a weighing machine, the weight act downwards while the upthrust due to air act upward. अब जब हम वेइंग मशीन में खड़े होते हैं तो हमारा जो वजन है वो नीचे की तरफ होता है और एयर भी लगता है। तो एयर से क्या होता है, एक अपथ्रस्ट लगता है, एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमें जो वेट दिखता है वो कम होता है वास्तविक वेट से या ट्रू वेट। ठीक है, the apparent weight is measured by the weighing machine and therefore the mass indicated is less than the actual mass. अब अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या होता है, यहाँ पे जो वेट दिख रहा है, ठीक है, जो आपका जो भार है वो जो यहाँ पे दिखाया गया है वो क्या है, एक फोर्स है, एक बल है जो कि नीचे की तरफ है। लेकिन जो आपका एक्चुअल मास होता है वो उससे क्या होता है, कम। ठीक है, तो जो आपका एक्चुअल मास है वो क्या होगा, आपका लेस होगा, कम होगा, किससे, 42 kg। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन उसे कंप्लीट कर लिया है।
आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में समझा था, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि जो आपका भार, ठीक है, यानी जो आपका वेट होता है और मास होता है ये क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो बायंट फोर्स होता है यानी उत्प्लावन बल होता है वो क्या होता है। जब भी आप किसी वस्तु को जो है फ्लूइड में या किसी भी प्रकार के तरल में डुबोते हैं तो वो एक प्रकार के बल को महसूस करता है जो कि ऊपर की तरफ है। इसके साथ साथ हमने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को जाना और साथ ही साथ जो आपका प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, दाब का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी जाना। ये देखा कि दाब जो है वो किस पर निर्भर करता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको इस जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस